हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने आ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है सुनिएगा, लिखा हुआ है केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिकल काइनेटिक्स is the branch of chemistry that deals with the rate of chemical reaction and factors affecting। ठीक, इस चैप्टर में हम लोग एक्चुअली में रिएक्शन की स्पीड के बारे में पढ़ेंगे कि रिएक्शन की स्पीड कैसे डिक्रीज या कैसे इंक्रीज करती है। रिएक्शन स्लो हो रही है तो फास्ट कैसे करेंगे, फास्ट हो रही है तो स्लो कैसे करेंगे, और कितने टाइप्स की रिएक्शन होती है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्टिंग करने वाले फैक्टर्स के बारे में सीखेंगे। ये पूरा चैप्टर सिर्फ दो चीज़ों पे चलता है। पहला टर्म से कंसंट्रेशन, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में सांद्रण। कंसंट्रेशन क्या होता है? ये होता है कंसंट्रेशन क्या होता है समझिएगा। सुनिए, कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। Concentration is the amount of solute present in a given amount of solution or solvent। मतलब किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है उसको कहते हैं कंसंट्रेशन। यानी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं C से, इसे C से कंसंट्रेशन को C से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फार्मूला होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में होता है वॉल्यूम। अपॉन में क्या होता है? वॉल्यूम। जैसा कि हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, किसे? स्मॉल एम से, और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं V से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से। और मोल्स निकालने का फार्मूला होता है स्मॉल w अपॉन स्मॉल एम। क्या होता है? स्मॉल w अपॉन स्मॉल एम, और ये हो गया हमारे पास V। अब यहाँ पर ये जो स्मॉल w होगा इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मास ऑफ सोल्यूट। क्या बोलेंगे? मास ऑफ सोल्यूट। किस चीज में होगा ये? ग्राम। जैसे 5 ग्राम शुगर, 10 ग्राम सॉल्ट, 15 ग्राम सुक्रोज, 18 ग्राम बेकिंग सोडा, मतलब कोई भी चीज़ जो ग्राम में दे रखी होगी इसको हम लोग डिजोल्व करेंगे, वो होगा स्मॉल w। मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। कितने ग्राम शुगर डिजोल्व की गई है, कितने ग्राम सॉल्ट डिजोल्व किया गया है, कितने ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व किया गया, ये सब होगा स्मॉल w। यानी सोल्यूट की जो ग्राम में अमाउंट होगी वो स्मॉल w होगी। स्मॉल एम क्या होगा? स्मॉल एम होगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट का मोलर मास। जो चीज़ डिजोल्व की गई है उसका फार्मूला क्या है ये बताओ। उस फार्मूले में कौन कौन से एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट है उनका एटॉमिक मास जोड़ करके निकालेंगे तो वही होगा हमारे पास मोलर मास। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 ग्राम NaCl डिजोल्व किया गया है, तो ये जो NaCl डिजोल्व किया गया तो सोल्यूट हो गया, और सोल्यूट ग्राम में ये स्मॉल w 5 ग्राम, और इसका ये जो फार्मूला दिया है इसका जो मोलर मास होगा वो स्मॉल एम होगा। मोलर मास कैसे निकालेंगे? सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, ओवरऑल आ जाएगा 58.5। ये जो स्मॉल एम आया, ओके बस। अब V क्या है? V होगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्वेंट या सॉल्यूट का किसी भी सॉल्यूशन या सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम होगा, ठीक, और ये दिया काहे में जाएगा? इसको दिया जाएगा लीटर में। तो इस पूरे चैप्टर में हमें बार बार यही सुनने को मिलेगा कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है। इन सब के विषय में बात चलेगी। तो हम लोग जब इस चैप्टर में पढ़ेंगे ये सब कंसंट्रेशन, तो वो ये कहना चाहता है कि W अपॉन M V की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, W अपॉन M V की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, W अपॉन M V कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, W अपॉन M टू V चेंज हो रहा है।
मतलब जब बात करेगा कंसंट्रेशन की तो इसका मतलब है C की बात कर रहा है, C बोले तो W/। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी मोल पर लीटर। क्या होगी इसकी यूनिट? इसकी यूनिट होगी मोल पर लीटर। तो इस चैप्टर में पहली हम लोगों ने टर्म्स पढ़ ली है क्या? कंसंट्रेशन। अब हम लोग बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के विषय में। इसकी बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के विषय में। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके। ठीक, आगे अब हम लोग बात करेंगे इसमें रेट ऑफ रिएक्शन के विषय में। देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। रेट क्या होती है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमको दे रखा है आइस, हमें आइस दे रखी है, ठीक, और इस आइस से वाटर बन रहा है। क्या बन रहा है? इस आइस से वाटर। किसी भी रिएक्शन में जो लेफ्ट साइड लिखा होता है हम उसको कहते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? रिएक्टेंट। और जो राइट साइड में लिखा होता है हम उसको बोलते हैं क्या? प्रोडक्ट। हम उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो सुनिएगा, जैसे मैंने आइस ले ली स्टार्टिंग में 1000 ग्राम, हमने किसी बर्तन में 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम आइस रखी। ठीक, अब उस आइस को इस बर्तन में रखकर हम गर्म करेंगे। तो आइस की हमने इनिशियल अमाउंट ले ली, 1000 ग्राम। इनिशियल का मतलब होता है जीरो टाइम पर। जब आपसे कहते हैं इनिशियल, तो इनिशियल का मतलब है वो जीरो टाइम की बात कर रहा है। किस टाइम की? जीरो टाइम की। तो बताओ, दुनिया में कुछ भी जीरो टाइम पे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो जीरो टाइम पे किसी भी रिएक्टेंट से कोई भी प्रोडक्ट नहीं बन सकता है। तो जीरो टाइम पे आइस से वाटर बनेगा कितना? जीरो। जीरो टाइम पर आइस से वाटर बनेगा कितना? जीरो। हमने मान लिया कि 5 मिनट के बाद, आफ्टर 5 मिनट के बाद रिएक्टेंट की कुछ अमाउंट प्रोडक्ट में बदल गई। तो मैंने मान लिया 5 मिनट के बाद 200 ग्राम आइस वाटर में बदल गई। तो अब बताइए आइस कितनी बचेगी हमारे पास? 800 ग्राम। ये सब टेम्परेरी वैल्यू मान रहा है। कैसी? टेम्परेरी वैल्यू। ठीक है। इसी तरह से मैंने देखा 10 मिनट के बाद सपोज 600 ग्राम आइस वाटर में बदल गई। 600 ग्राम आइस वाटर में बदल गई। अब आइस कितनी बचेगी हमारे पास? अब हमारे पास आइस बचेगी 400 ग्राम। ठीक, आफ्टर 20 मिनट मैंने देखा 20 मिनट के बाद सारी की सारी आइस मेल्ट हो गई। सारी की सारी आइस मेल्ट होकर के वाटर में बदल गई। अब हमने देखा सारी की सारी आइस मेल्ट होकर वाटर में बदल गई। तो अब आइस कितनी बची? हमारे पास आइस बची 0 ग्राम। तो हमने ये देखा इसमें कि टाइम जैसे से चेंज हो रहा है, जैसे से टाइम बढ़ रहा है, टाइम के बढ़ते हमने देखा जो रिएक्टेंट था वो लगातार डिक्रीज कर रहा है और प्रोडक्ट लगातार इंक्रीज कर रहा है। तो इससे हमने कुछ ऑब्जर्वेशन निकाले। क्या निकाले? जरा गौर से देखिएगा कि क्या ऑब्जर्वेशन निकल के आएंगे इससे। सुनिएगा, पहला पॉइंट हम कह सकते हैं इसमें कहेंगे कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैसा होगा? लार्ज होगा। कैसा होगा? लार्ज होगा। और जो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा वो कैसा होगा? फाइनल कंसंट्रेशन कैसा होगा? ये आपका स्मॉल होगा। कैसा होगा? स्मॉल। देख नहीं पा रहे आप? रिएक्टेंट की इनिशियल वैल्यू कैसी है? स्मॉल। और फाइनल वैल्यू कैसी है? 0 या फिर लार्ज। इसी तरह से हमने ये देखा विथ
क्या देखा? विथ टाइम, विथ टाइम, टाइम के साथ साथ, विथ टाइम जो रिएक्टेंट है हमारा, विथ टाइम जो रिएक्टेंट है हमारा वो लगातार डिक्रीज कर रहा है। देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है लगातार रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज कर रहा है। इसी तरह से इन लास्ट, क्या? इन लास्ट में जो रिएक्टेंट है हमारे पास, लास्ट में जो रिएक्टेंट है हमारे पास वो हो गया है डिसअपीयर। क्या हो गया है? डिसअपीयर। लास्ट में जो रिएक्टेंट है वो डिसअपीयर। क्यों? सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाएगा तो रिएक्टेंट तो डिसअपीयर हो जाएगा, तो लास्ट में रिएक्टेंट कैसा हो गया है? डिसअपीयर हो गया। और इसी तरह से कुछ प्रोडक्ट के ऑब्जर्वेशन निकल के आएंगे। क्या आएगा? देखिएगा, लिखेंगे इनिशियल, क्या? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा? स्मॉल होगा। कैसा होगा? स्मॉल। देखिए जो प्रोडक्ट है उसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो कैसी है? स्मॉल है। कैसी है? स्मॉल है। इसी तरीके से जो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा, जो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा? वो कैसा होगा? लार्ज होगा। कैसा होगा? लार्ज होगा। इसी तरह से विथ टाइम, टाइम के साथ साथ विथ टाइम जो रिएक्टेंट होगा, विथ टाइम जो प्रोडक्ट होगा, विथ टाइम प्रोडक्ट जो होगा वो इंक्रीज करेगा। कैसा करेगा? इंक्रीज करेगा। टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट कैसा होगा? इंक्रीज करेगा। टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा। और इन लास्ट में जो प्रोडक्ट है, लास्ट में जो प्रोडक्ट है वो अपीयर हो जाएगा। भाई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते लास्ट में क्या दिखेगा? प्रोडक्ट ही दिखेगा। रिएक्टेंट तो तुम्हारा डिसअपीयर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। इससे हमने ये देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला क्या निकल के आएगा। तो देखिएगा, हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन का जो फार्मूला है वो होगा चेंज। क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन में होगा चेंज इन टाइम। अपॉन में चेंज इन टाइम। अपॉन में क्या होगा? चेंज इन। तो इसको यहाँ देखिएगा, चेंज का मतलब होता है डेल्टा और कंसंट्रेशन का मतलब होता है सी। ठीक, चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? डेल्टा से। किससे? डेल्टा से। और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? टी से। तो टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे किससे? टी से। अब डेल्टा सी कैसे निकालोगे? ये होगा फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। भाई चेंज कैसे निकाल दो? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में हो जाएगा फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो कुल मिला के हमारे पास ये रेट का फार्मूला हो गया फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक, इतना नोट कर लीजिए आप लोग। लर्न हो गया। अब आगे अब हम बात करेंगे फैक्टर्स। कल इससे थोड़ा सा रिलेटेड कुछ बता दें आपको। थोड़ा सा देखिएगा कि अगर इन केस कोई रिएक्शन आपकी 5 मिनट टू 10 मिनट के बिटवीन कंप्लीट होती है। अगर कोई रिएक्शन 5 से 10 मिनट में कंप्लीट हो रही है
तो हम ऐसी रिएक्शन को कहेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कहेंगे? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन 5 से 10 मिनट में कंप्लीट हो रही है तो हम इसको कहेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? डेल्टा C अपॉन डेल्टा Tc। ठीक, और सुनिएगा, अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन आपकी कंप्लीट होती है 0.1 सेकेंड से 5 सेकेंड के बिटवीन, मतलब बहुत स्पीड में रिएक्शन हो रही है, इंस्टेंट हो रही है, ठीक, 0.1 सेकेंड से 5 सेकेंड, सेकेंड्स में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, तो हम इसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस। क्या बोलेंगे उसको? इंस्टेंटेनियस। क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? dc अपॉन dTc। क्यों? क्योंकि स्मॉल d का मतलब होता है डिफरेंशियल टाइम इंटरवल। डिफरेंशियल टाइम इंटरवल मतलब रिएक्शन तुरंत हो जाए, टाइम में जो गैप है वो बहुत कम हो, लगभग 0 सेकेंड का गैप हो, ठीक। और अगर कोई रिएक्शन आपकी कंप्लीट होती है 0.0001 सेकेंड्स में, इतने कम समय में, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे, और इसी रिएक्शन को कहेंगे एक्यूरेट रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कहेंगे? एक्यूरेट रेट ऑफ रिएक्शन, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल C अपॉन डेल T से। बट हमारे पास ऐसे मेजरमेंट ही नहीं होते हैं, जिसमें आपका ये समय बताता हो। ऐसे कोई घड़ी, मोबाइल, टेलीविज़न है ना, लैपटॉप, टैबलेट कुछ होगा ही नहीं जिसमें आपको ये समय बताता हो। इसलिए हम लोग इस चैप्टर में ऐसी रिएक्शन की बात नहीं कर पाएंगे, यानी इस चैप्टर में हम लोग एक्यूरेट रेट ऑफ रिएक्शन की बात नहीं करेंगे, हम लोग बहुत ज़्यादा इसकी और इसकी बात करेंगे, ठीक। मेन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, 5 मिनट to 10 मिनट में जो कंप्लीट होती है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात भी नहीं करेंगे, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अफेक्टिंग फैक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने या घटाने वाले कुछ फैक्टर्स। तो अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सुनिए। इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें हम लोग रेट की स्पीड को बढ़ाने की बात करेंगे, कुछ रेट की स्पीड को कम करते हैं, कुछ बढ़ाते हैं। ये हम लोगों का जो एम है इस चैप्टर में, वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो पहला जो है कंसंट्रेशन है। क्या है? कंसंट्रेशन। तो देखिएगा, जैसे हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था कि कोई एक रिएक्टेंट है A, क्या? कोई एक रिएक्टेंट है A, जिससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक। इसमें हम लोग लगाते थे 11th क्लास में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, इक्विलिब्रियम चैप्टर में, जिसमें KPKC में रिलेशन वगैरह पढ़ते थे, उसमें हम लोग पढ़ते थे लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक। तो ये कहता है कि अगर कोई रिएक्टेंट है, जो प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो होता है वो होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एक्टिव मास को ही कहते हैं कंसंट्रेशन। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? कंसंट्रेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? कंसंट्रेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? कंसंट्रेशन। क्लियर? अब आप यहाँ से ये समझिएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके कंसंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? ऑफ रिएक्टेंट। किसके? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो सोचिएगा कि अगर हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करें, अगर हम
रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करें, बढ़ाएं, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी। यानी हम कह सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, क्या कहेंगे, ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। वही लिखा हुआ कंसंट्रेशन में, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। कह रहा कंसंट्रेशन को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज कर जाएगी। पहला फैक्टर हो गया इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। आइए अब हम लोग दूसरा फैक्टर करते हैं टेम्परेचर।